हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईवी ऑफ द इंडिपेंडेंस। मतलब हमारे इंडिया की इकोनॉमिक्स कैसी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर या इंडिपेंडेंस के आसपास के समय पर। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश में एंटर कब करा था। तो 1757 में उन्होंने एंटर करा था और वो कब गए हमारे देश से 1947। इसके अलावा उन्होंने 190 ईयर्स हमारे देश पे राज किया। अब क्वेश्चन आता है कि मतलब कि क्या था कि कैसे उनके बीच में लड़ाई हुई थी। तो 23 जून 1757 को टू 15 अगस्त 1947 तक तो क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। और वो किसके बीच में हुई थी? नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। अब 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 फ्रेंड्स आता है कि हमारा क्वेश्चन आता है कि बेसिक पर्पस क्या था हमारे ब्रिटिश लोगों ने, जो ब्रिटिश ने कॉलोनियल रूल कैसे करा था इंडिया के ऊपर, उनका बेसिक पर्पस क्या था। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा द बेसिक पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ओवर इंडिया वॉज टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटेन इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि मतलब उसका बेसिक पर्पस क्या था उनका कि हमारे देश से रिसोर्सेज लेना और ब्रिटेन जो उनकी खुद की होम कंट्री थी वहाँ पर जाकर उनको उनको बेचना। तो इसका दूसरा आंसर हम ये भी लिख सकते हैं द बेसिक सोल या बेसिक पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ओवर इंडिया वॉज टू द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। होम कंट्री मतलब जो उनकी अपनी कंट्री थी, इंग्लैंड, रादर देन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया को ना करते हुए उन्होंने अपनी कंट्री को ऊपर बढ़ाया। अब क्वेश्चन आता है कि बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इंडिया कैसा था ब्रिटिश रूल से पहले। तो ब्रिटिश रूल से पहले हमारे देश को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, द प्रोस्पेरस इकोनॉमिक्स। इंडिया वॉज सेल्फ रिलियंट एंड प्रोस्पेरस इकोनॉमिक्स बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर। जब ब्रिटिशर से आने से पहले हमारा देश बहुत ज़्यादा खुशहाल और भरा पूरा देश था। देन सेकेंड, एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड। बहुत एग्रीकल्चर उनका मेन सोर्स था। थर्ड, इंडिया वॉज रिच इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स। इंडिया सब चीज़ें उगाता था, उसमें क्या आता था, राइस, व्हीट, मेज, पल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स। एंड देन फोर्थ, फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट। दोस्तों आप जानते ही हैं कि हैंडीक्राफ्ट हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं उसके लिए बहुत माना जाता था। इस फील्ड में उन्होंने क्या करा था, कॉटन, सिल्क, मेटल एंड प्रेशियस स्टोन एक्सेट्रा। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम मेन फोकस ऑफ द जो चैप्टर के जो है सेक्टर कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक्स प्रोफाइल, ऑक्यूपेशन सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड देन फर्स्ट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखेंगे स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंट। मतलब कि वही एग्रीकल्चर कैसा था हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो फर्स्ट इज द मेन सोर्स ऑफ लिविंग 75 पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। जो हमारी देश की 75 पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। लो प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन मानसून। एंड क्वेश्चन अब आता है कॉजेज ऑफ स्टैग्नेशन एंड लो प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। और उसके बताने पड़ेंगे हमें कि एग्रीकल्चर कैसे धीरे धीरे हो गया था, उसका कारण बताने पड़ेंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे स्लो हो गई थी। तो फर्स्ट आता है इसका लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। अंडर ब्रिटिश रूल जमींदारी प्रथा जो आती थी, जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ था तो जमींदारी लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइटेड कल्टीवेटर्स इन मैनी वेज। जो कल्टीवेशन किसको कहते हैं, जो खेती करते हैं। तो ब्रिटिश रूल ने क्या करा था, जमींदारी प्रथा स्टार्ट कर दी थी, जिससे कि जो लैंडलॉर्ड थे वो एक्सप्लॉइट करते थे किसको, कल्टीवेटर्स को, जो खेती करते थे, उनका शोषण करते थे इन मैनी वेज, अलग अलग तरीके से। फर्स्ट, दे चेंज हाई रेंट लगान विदाउट नोइंग द मैंडेटरी कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। मतलब वो इतना हाई रेंट चार्ज करते थे वो कि वो मतलब उन्हें पता भी नहीं होता था कि फार्मर्स की कैसी कंडीशन है, लेकिन फिर भी वो उन्हें हाई रेंट कि उनको कहते थे कि हाई रेंट दो, उसका चार्ज करते थे वो उनका। सेकेंड, दे ग्रैब्ड ओनरशिप राइट्स ऑफ लैंड फ्रॉम द फार्मर एज द पनिशमेंट फॉर द डिले इन द रेंट पेमेंट। अब वो क्या करते थे, ऑनरशिप छीन लेते थे उनकी और उनसे हाई रेंट लेते थे और फिर पनिशमेंट में उनसे बहुत पैसा ले लेते थे। थर्ड, दे डिड जीरो एफर्ट टूवर्ड मेकिंग इम्प्रूवमेंट ऑन द लैंड।
उन्होंने कोई भी एफर्ट नहीं करा था लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए। थर्ड, द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट। There were tough terms of collecting revenue from farmer, like date of depositing revenue were fixed, and if they failed to pay on time, then their land was to be grabbed by जमींदार। मतलब वो बहुत हाई कलेक्ट करते थे रेवेन्यू फार्मर से, और अगर वो डिपॉजिट की टाइम की डेट निकल जाती थी तो वो जमींदार क्या करते थे, उनसे उनकी ज़मीन उस टाइम अगर नहीं वो पे कर पाते तो उनकी ज़मीन को हड़प लेते थे, ग्रैब्ड कर। Then third point is lack of proper input, low level of technology, lack of irrigation facility, anachronization use of fertilizer, added to ruin the condition of the farmer। क्योंकि हमारे देश में क्या था, इरिगेशन फैसिलिटी बहुत कम हो गई थी और फर्टिलाइज़र के लिए कुछ भी यूज़ नहीं किया गया था, जिससे कि हमारे फार्मर की जो कंडीशन थी वो और भी ख़राब होती चली गई। एंड देन फोर्थ पॉइंट इज कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर, इट रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप लाइक कॉटन एंड सिल्क। अब जो इंडियन के फार्मर्स थे, इंडियन फार्मर वर फोर्स टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स लाइक इंडिको, कॉटन, जूट्स एक्सेट्रा। अब जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या करा कि इंडियन फार्मर्स को कहा कि तुम लोग ये जूट और ये जो वीट है, ये जो गेहूं की खेती, ये कम करो, और क्या करा उनको जगह उन्होंने इंडिको, कॉटन पे जोड़ दिया, जूट पे, कि ये कमर्शियल क्रॉप्स उगाओ इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स जैसे लाइक राइस और वीट, उसको ना उगाकर इन क्रॉप्स को उगाने पे जोड़ दिया गया। The commercialization of Indian agriculture increased the burden of high revenue on the poor farmers, led India to face the shortage of food grains, resource, technology and investment। इससे क्या हुआ, द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन जो एग्रीकल्चर थी उसको बर्डन आ गया हाई रेवेन्यू का, और हाई रेवेन्यू लग गया जिससे कि जो पुअर फार्मर थे वो उनको बहुत हाई रेवेन्यू देना पड़ा, और इंडिया को बहुत बड़ी शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन की शॉर्टेज दी, क्योंकि फूड ग्रेन्स वो उगा नहीं पा रहे थे, उनको बहुत जोर दिया गया था कि कॉटन और जूट पे ही करो अपना ही काम। तो इसके चक्कर में उनकी जो फूड ग्रेन्स थी उसको शॉर्टेज आ गई उन पे। इंडियन कल्चर रिमेन्ड बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। अब जो इंडियन कल्चर थी वो बहुत बैकवर्ड हो गई। ब्रिटिश रूल स्पेंड लिटिल एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और मास एजुकेशन। अब उन्होंने क्या करा, बहुत कम एग्रीकल्चर पे बहुत कम जोर दिया। स्केलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, उन्होंने इंडिया एग्रीकल्चर वॉज फेसिंग अ स्केलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेन। अब क्या हुआ था कि इंडिया में इतना फेस करना पड़ा उनको फ्लड की, और ये जो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कुछ भी चीज़ नहीं करी। एंड थर्ड आ गया इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में द स्टेट ऑफ द इंडियन सेक्टर ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। अब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था इंडिपेंडेंस के टाइम पर वो कैसा था। द फर्स्ट आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट। अब क्या हो गया था, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। द ब्रिटिश एडोप्ट द फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या करा था, हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म करने के लिए एक नई नई पॉलिसी स्टार्ट करी। द फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ। टैरिफ पॉलिसी होती है, टैरिफ मतलब होता है टैक्स, डिस्क्रिमिनेटरी वाला भेदभाव। तो उन्होंने क्या करा, हैवी टैरिफ ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज इम्पोज्ड एंड टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट टू रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन वॉज अलाउड। उन्होंने क्या करा कि बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया। इंडिया से कोई भी सामान जाता था, इंडिया के पास कोई सामान आता था उस पर भारी वो लगा देता कि वो टैक्स लगा दिया था। और एक्सपोर्ट, कोई भी एक्सपोर्ट जो रॉ मटेरियल वो लोग जाता था, एक्सपोर्ट जो रॉ मटेरियल वहाँ जाता था ब्रिटेन में, उनको फ्री कर दिया था टैक्स के लिए। सो इंडिया हैंडीक्राफ्ट स्टोरी लूजिंग देयर मार्केट। इससे हैंडीक्राफ्ट जो मार्केट थी वो लूज होती चली गई। एंड देन सेकेंड इज कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन वर चीप एंड बेटर इन क्वालिटी देयर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। दिस ऑल्सो लेट इंडियन हैंडीक्राफ्ट टू क्लोज देयर बिजनेस। अब जो मशीन के जो थे, जो ब्रिटेन में मशीन से जो प्रोडक्ट बन रहे थे बट चीप एंड बेटर इन क्वालिटी, वो सस्ते और बढ़िया थी क्वालिटी उनकी। और जबकि जो हैंडीक्राफ्ट जो हाथ के बना हुआ काम का था वो थोड़ा महंगा पड़ता था। इस चक्कर में क्या हुआ था, लोग सारे जो इंडिया के लोग थे वो हैंडीक्राफ्ट को नापसंद करके मशीन के काम की चीज़ें ले रहे थे। इससे दिस आल्सो लेड इंडिया हैंडीक्राफ्ट टू क्लोज देयर बिजनेस। उनका बिजनेस बिल्कुल ठप होता चला गया। थर्ड इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। द ब्रिटिश introduction of railway in India. The Britishers introduced railway in India to expand the market of its low priced industrial product. उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए रेलवे को बनाया, किसने, ब्रिटिशर्स ने,
टू एक्सपेंड द मार्केट ऑफ इट्स लो प्राइस। उन्होंने सोचा था कि इंडिया जो इंग्लैंड से जो भी माल आएगा लो प्राइस में उनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की तरह बेचा जाएगा। सो द डिमांड ऑफ एक्सपेंसिव हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट स्टार्टेड टू फॉल, दस लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो डिमांड थी एक्सपेंसिव हैंडीक्राफ्ट की वो बिल्कुल ही ख़त्म होती चली गई। सेकेंड, स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अब जो ग्रोथ थी जो मॉडर्न इंडस्ट्री की वो तो थोड़ी स्लो थी। लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेज, ओनली अ लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर enterprises. Only a few public sector enterprises such as railway, power, post and telegram was developed by the Britishers to increase the market size for British product in India. उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए थोड़े बहुत सेक्टर को ही पाया, मतलब थोड़े सेक्टर को इन्होंने लागू करा, जैसे रेलवे, पावर और पोस्ट और टेलीग्राफ को डेवलप करा, वो भी अपने लिए, अपने मार्केट साइज के लिए, वो भी छोटे लेवल पे। एंड थर्ड इज लॉपसाइडेड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। लॉपसाइडेड इंडस्ट्री मतलब होता है एक तरफा इंडस्ट्री। अब क्या था, रॉ मटेरियल बन तो रहा था पर फिनिश गुड नहीं बन रहा था। इन द सेंस इज द इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज लॉपसाइड इन द सेंस दैट द कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री वॉज नॉट डेवलप्ड एडिक्वेटली सपोर्ट बाय द कैपिटल गुड इंडस्ट्री। क्या था, क्योंकि रॉ मटेरियल तो बन रहा था, कच्चा माल तो बन रहा था हमारे देश में, जैसे कॉटन वॉटन तो बन रहा था, लेकिन फिनिश गुड नहीं बन रहा था। तो इससे क्या हुआ था, लॉपसाइड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर हो गया था। फिनिश गुड कहाँ बन रहा था, हमारे फिनिश गुड ब्रिटेन में बना रहे थे ब्रिटिशर्स। एंड थर्ड इज लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। नो प्रायोरिटी वॉज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। हमारे देश में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं हुई जो हैवी इंडस्ट्री होगी। ब्रिटिशर्स ने कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं करा। ओनली टिस्को 1907 में एक टिस्को वॉज द ओनली हैवी इंडस्ट्री इन इंडिया ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आएगा। थैंक यू।